सत्र 2021-22 में कक्षा 12 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। साहित्य का रसास्वादन करने वाले विद्यार्थियों का भी इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आरोह भाग 2 अनिवार्य हिंदी की पुस्तक चैप्टर संख्या 2 आलोक धनवा की संकलित कविता पतंग, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ पतंग की। पतंग कविता का जो हम अध्ययन कर रहे थे, पतंग कविता का एक एक पंक्ति का जो हम भावार्थ देख रहे थे, सह प्रसंग व्याख्या उनकी देख रहे थे। पतंग कविता का पार्ट 1 अपना पूरा हो चुका है। आज हम पतंग कविता का पार्ट 2 और अंतिम पार्ट लेके आए हैं। इसमें हमारी पतंग कविता की हम पूरी व्याख्या कर चुके होंगे। पूरा जो है इसका अनुवाद भावार्थ हम देख लेंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि 2021-22 में सत्र पर्यंत इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक अनिवार्य हिंदी कक्षा 12, हिंदी साहित्य कक्षा 12 और 10वीं की जो हिंदी है उनमें जो भी संकलित रचनाएं हैं उनके वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। इसलिए वीडियो आपको समय पर मिले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है ऑन रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। हम बात कर रहे थे पतंग कविता आलोक धनवा की। आलोक धनवा 7वें-8वें दशक के बहुत ही चर्चित कवि रहे हैं। बिंबों का बहुत सुंदर प्रयोग उन्होंने अपनी इस पतंग कविता में किया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कपासी बादल का जो है एक छाया चित्र वीडियो में मैंने लगाया था, आपने देखा होगा निश्चित रूप से। तो बिंबों का बहुत अच्छा प्रयोग इन्होंने किया है। शरद ऋतु जो आती है, भाद्रपद महीने के बाद, वर्षा के बाद जो शरद का आगमन होता है और शरद में आसमान साफ हो जाता है, बिल्कुल आसमान इतना सुंदर हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है कि बच्चे जो होते हैं उनके बाल मन में उमंग जग जाती है, उनकी इच्छाएं जग जाती है कि हम इस स्वच्छ आसमान में क्या उड़ाएं, पतंग उड़ाएं। और जब बच्चा पतंग उड़ाता है तो उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो उमंग है, उनकी जो चंचलता है, उनकी चपलता है, उनकी जो कोमलता है, उसको ही कवि ने पतंग कविता के माध्यम से विभिन्न बिंबों में पिरोते हुए आप और हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो चलिए आलोक धनवा के उस कविता की रसानुभूति करते हैं, काव्यानुभूति करते हैं और देखते हैं कि आलोक धनवा ने और पतंग उड़ाते वक्त बच्चों का क्या क्या जो है खाका खींचने की कोशिश की है। प्रसंग जब आप लिखेंगे, एक बार मैं इसका जो है आदर्श वाचन कर देता हूँ, आप देखिए। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग नगाड़ा। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इस प्रकार की ये कविता आलोक धनवा की है। प्रसंग जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे प्रस्तुत कविता या प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत कविता का अंश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित पाठ आलोक धनवा की कविता
पतंग से उद्धृत की गई है या उद्धृत है। आलोक धनवा बिंबों के अच्छे कवि हैं। अच्छे बिंबों का प्रयोग आलोक धनवा ने अपनी पतंग कविता में किया है। पतंग कविता के माध्यम से, क्योंकि पतंग उड़ाने का जो मौसम है, ऋतु है, वो शरद ऋतु है, आसमान साफ हो जाता है, इसलिए आलोक धनवा ने पतंग उड़ाते हुए बच्चों की इच्छाओं, उनकी उमंगों, उनकी आशा आकांक्षाओं का वर्णन यहाँ किया है। सुंदर बिंब है। तो यहाँ हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ प्रसंग के अंत में हम लिख देंगे कि शरद ऋतु में जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, उनकी चंचलता, उनकी चपलता, उनकी कोमलता, उनकी मस्ती, ये जो क्रियाकलाप बच्चा करता पतंग उड़ाते वक्त, उनका वर्णन कवि ने अपनी इस कविता में यहाँ किया है। देखिए कठिन शब्द हम देख लेते हैं, अगर कोई आता है तो। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यहाँ कपास का मतलब तो आप जानते हैं, कपास जो रुई का पौधा है, लेकिन यहाँ पर कपास का मतलब होता है विनम्रता या कोमलता। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब यहाँ देखिए, बेचैन पैरों के पास पृथ्वी घूमती आ रही, इसका मतलब बच्चों की क्या वर्णन किया गया है? यहाँ चंचलता का वर्णन किया गया, चपलता का वर्णन किया गया। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बेसुध यानी बिना होश के या बिना ज्ञान के, शुद्ध शुद्धि यानी ध्यान, बिना ध्यान के। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं, बिना ध्यान के भी लिख सकते हैं। बिना ध्यान रखे, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग, मृदंग यानी देखिए ढोल नगाड़ा, कुल मिला के जिस पे चमड़ा मड़ा होता है, नगाड़ा इसका ज़्यादा सही है। जब वे पेंग, पेंग यानी देखिए कदम, पेंग का मतलब क्या है? कदम, बढ़ते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर। यहाँ देखिए रोमांचित का मतलब रोम खड़े हो जाना, रोम का खड़े हो जाना। आप जानते हैं ये शरीर है और शरीर पर ये जो बाल होते हैं ये रोम कहलाते हैं। दो ही स्थितियों में ये खड़े होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा खुश हों और जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हों। जब आपको आने वाले किसी संकट का जो है एक आभास हो जाता है, तब जाकर के आपके ये रंध्र खड़े हो जाते, बाल खड़े हो जाते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती, महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों। ये रंध्र वही है, रंध्र वैसे तो छेद होता है। अगर वे गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ध्यान दीजिए, व्याख्या हम इसकी शुरू कर रहे हैं। कवि आलोक धनवा शरद ऋतु में पतंग उड़ाते हुए बच्चों की चंचलता और चपलता, उनकी मस्ती, उनके क्रियाकलापों का, उनकी हरकतों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चे जो होते हैं जब जन्म लेते हैं, जन्म के समय से ही वो विनम्र और कोमल होते हैं, कपास की तरह। आपने देखा होगा जो रुई बनती है वो कपास से बनती है। अपने साधारण बोलचाल में हम उसको बनिया कहते हैं, बनिया में जो डिंडू लगते हैं उसके कपास लगता है। तो कपास जो है ये कोमल होता है, नरम होता है, सॉफ्ट होता है। तो जैसे कपास नरम है और कोमल है, वैसे ही बच्चे जन्म के समय भी नरम और कोमल होते हैं। यहाँ कवि ने बच्चों के जन्म से कपास का संबंध जोड़ा है। बच्चों के जन्म से कपास का संबंध इसलिए जोड़ा है
कि आपको ध्यान है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको जन्म गुट्टी पहले दी जाती थी, जो कपास की उस रुई में उसको जो भिगो करके उसके मुंह में निचोड़ी जाती थी। इसलिए बच्चों का संबंध कपास से उसके जन्म से ही है, और बच्चे जन्म से ही कोमल होते हैं, विनम्र होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। जब बच्चा, यहाँ कवि पतंग उड़ाते हुए बच्चों की हरकतों का वर्णन कर रहा है, उनकी क्रियाओं का वर्णन कर रहा है कि जब बच्चे छत के ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं तो बेसुध होकर के दौड़ रहे हैं, अर्थात बिना किसी ध्यान के, बिना किसी भविष्य में होने वाली घटनाओं का जो है ध्यान रखे वो बेसुध होकर के दौड़ रहे हैं। और इतने बेसुध होकर के, इतने चंचल होकर के, इतने चपल होकर के दौड़ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये पृथ्वी घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आ रही, क्योंकि उनको चैन नहीं है, उनको संतुष्टि नहीं है, वो चंचल है। और कवि ने उनकी चंचलता को बताने के लिए यहाँ बिंब दिया है कि पृथ्वी घूमती हुई उनके पैरों के पास आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं, बच्चे छतों पर इधर उधर दौड़ नहीं रहे हैं, बल्कि पृथ्वी घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आ रही है। इतनी चंचलता और चपलता बच्चों में पतंग उड़ाते समय की जो है कवि ने यहाँ वर्णन किया है। छतों को भी नरम बनाते हुए, और जब बच्चा छतों के ऊपर चंचल और चपल होकर के दौड़ रहा, अपनी मस्ती में वो पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये छत जो है नरम नहीं होती है, छत तो हमेशा कठोर होती है। छत कठोर होती है और धूप के कारण तप रही होती है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चे का ध्यान केवल और केवल पतंग के ऊपर है, और वो पतंग की मस्ती में मस्त हुआ है। उसे छत की कठोरता से कोई लेना देना नहीं है। वो तो छत की कठोरता, चाहे तपती हुई छत है, फिर भी वो उसके लिए कैसी है? नरम है, क्योंकि वो पूरा पतंग उड़ाने की मस्ती में मस्त है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि छतों को भी नरम बनाते हुए, चाहे कठोर छत है, लेकिन पतंग उड़ाते वक्त वो इतना चंचल और चपल, इतना मस्त है कि वो कठोर छत भी उसके लिए नरम दिखाई पड़ती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग यानी कदम, आपने ध्यान देखा होगा, ध्यान दिया होगा, जब कभी पतंग या तो आपने उड़ाई होगी या किसी पतंग उड़ाने वाले को जो उड़ाते हुए देखा होगा। पतंग जब उड़ाते हैं तो कभी ढील देते हैं, कभी खींचते हैं। तो उस वक्त जो व्यक्ति पतंग उड़ा रहा होता है, जो बालक बच्चा पतंग उड़ा रहा होता है, कभी वो आगे भागता है, कभी पीछे आता है, कभी डोर को खींचता है, कभी ढीली देता है। तो कदम, पेंग यानी कदम, वो कदम छतों पर बहुत तेज तेज गति से वो आगे पीछे करता है। इसलिए कवि कह रहा है कि जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं छत के ऊपर, वो जब कदम ताल करते हैं, पतंग को कंट्रोल करने के लिए आगे पीछे होते हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, तब कवि यहाँ कल्पना कर रहा है, उपमा अलंकार के द्वारा यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा लगता है जैसे वो बच्चे छत पर जब चलते हैं अपने कदमों की तरह, तो छत ऐसे धम 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 ऐसे बोलती है। इस प्रकार कवि यहाँ ये कोशिश कर रहा है कि वो जब पेंग बढ़ते हुए पतंग को उड़ा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे वो दिशाओं को मृदंग की तरह, नगाड़े की तरह बजा रहे हैं। उनके कदम छत पर इस प्रकार आवाज कर रहे हैं जैसे दिशाओं को जो है नगाड़े की तरह वो बच्चे बजा रहे हैं। तो यहाँ देखो, तरह, उपमा अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। फिर देखिए, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। और पतंग उड़ाते वक्त बच्चे इतने खो जाते हैं, इतने तन्मय हो जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं कि होने वाली दुर्घटना का उन्हें आभास तक नहीं होता है। और पतंग उड़ाते उड़ाते, उसको खींचते खींचते कभी कभी वो उन छतों के किनारों तक पहुंच जाते हैं जिनसे गिर करके दुर्घटनावश बच्चों को चोट लग सकती है। तो कवि क्या बताना चाह रहा है यहाँ कि डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। आपने डाली देखी होगी पेड़ की, वो लचीली होती है, जब हवा चलती है तो कभी वो बहुत नीचे झुक जाती है, कभी बहुत ऊंची चली जाती है, यानी वो एक जगह स्थिर नहीं रहती है। ठीक उसी हवा के झोंकों से लहराती हुई डाली की तरह
कवि ने जो है बच्चों की तुलना की है कि बच्चे भी उसी डाली की तरह कभी छत के इस किनारे, कभी छत के उस किनारे, पूरी छत पर वो दौड़ते रहते हैं उस लचीली डाली की तरह। और कभी कभी ऐसे उस लचीली डाली की तरह दौड़ते दौड़ते वो छतों के उन किनारों तक पहुंच जाते हैं जहां से नीचे गिरने की जो संभावना होती है। डाल की तरह लचीले वेग से, या डाल की तरह लचीले वेग से, यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। और मैंने पहले बता दिया कि आपको जब बच्चा किसी आने वाली किसी संकट को देखता है, किसी दुख और सुख के कारण उसके जो ये रोम हैं, ये बाल हैं, ये खड़े हो जाते हैं, एकदम तन जाते हैं। और आपने देखा होगा वीणा या जो भी वाद्य यंत्र होता है, जो तार वाला तत्वाद्य होता है, उसमें जब उन तारों को खींचते हैं तो ही संगीत निकलता है। तो कवि ने ठीक ऐसे संगीत की जो है तुलना की है उसके रोमांचित शरीर से। कवि कह रहा है कि जब वो उस लचीले डाली की तरह छत के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाता है और जैसे वो गिरने ही वाला होता है, तब अचानक उसके शरीर का जो रोमांच है, उसके शरीर में एक तरह की जो ये रोम है वो खड़े हो जाते हैं आने वाले संकट को देख करके। और वो रोमांच, वो उनके रोम खड़े होने की जो स्थिति है, वो ही उनको गिरने से बचाते हैं। एकदम से उनके मन में ख्याल आता है कि अरे अभी मैं गिर जाता, और वो बच्चा वहीं बच जाता है, क्योंकि पतंग उड़ाने में वो बड़ा मस्त हुआ है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। यहाँ कवि ने रोमांचित शरीर की तुलना की है संगीत से, तो यहाँ भी उपमा अलंकार है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती महज एक धागे के सहारे। और जब बच्चे उस लचीली डाली की तरह छत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक चंचलतावश एक जगह दूसरे जगह कदम बढ़ते हुए चलते हैं, और जब वो गिरने ही वाले होते हैं, तब उनका रोमांचित शरीर का संगीत जो है उनको बचाता है। और कवि यहाँ एक बात और कह रहा है कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। क्योंकि बच्चा जब पतंग उड़ा रहा है तो पतंग उड़ाने के सहारे पतंग और उस बच्चे के बीच में कनेक्ट करने का काम धागा कर रहा है, डोर कर रही है। तो कवि यहाँ ये एक कल्पना भी कर रहा है कि उस बच्चे को बचाने का काम वो एक महज छोटा धागा भी कर रहा है। क्योंकि जिस प्रकार पतंग ऊंचाइयों पर उड़ रहा है, बच्चे की जो उमंगें हैं, बच्चे की जो लालसाएं हैं, वो भी उन ऊंचाइयों पर उड़ रही है और उनको थाम लेता है महज एक धागे का सहारा। जो पतंग का धागा है वो जैसे उस बच्चे को रोक लेता है गिरने से। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है कवि। ये कह रहा है कि जैसे जैसे पतंगे उड़ रही है वैसे वैसे बच्चा अपनी आशा आकांक्षाओं और उम्मीदों के साथ भी उड़ रहा है। तो कवि ने पतंग के उड़ने से बच्चे की आशा आकांक्षा और उम्मीदों का वर्णन किया है। अपने रंध्रों के सहारे, ये रोम जो हैं जैसे रोमांचित कर देता है, ऐसे ये रंध्र इन छेद के सहारे वो बच्चे पतंगों के साथ उड़ रहे हैं, अपनी कल्पनाओं के साथ उड़ रहे हैं, अपनी आशा उम्मीदों उमंगों और आकांक्षाओं के साथ उड़ रहे हैं। अगर वे गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार बच्चे बच जाएं। कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, तब बच्चे उन छतों से नीचे गिर जाते हैं। पतंग उड़ाने की मस्ती में शरद ऋतु में वो इतने मस्त हो जाते हैं, इतने आनंद और उल्लसित होते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता है और अज्ञानतावश वो जो है छत के उस किनारे से नीचे गिर जाते हैं। तो कभी उसी दुर्घटना का यहाँ उल्लेख कर रहा है कि घबराते नहीं हैं बच्चे, कितने निडर हैं, कितने साहसी हैं, कितने समस्याओं का सामना करने वाले हैं, वो घबराते नहीं हैं। वो जब बच्चे नीचे गिर जाते हैं तो हार मान करके नहीं बैठते हैं। अपने एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि हर बीज में एक वृक्ष होने की संभावना है, बशर्ते उसको सही खाद पानी और भूमि मिले। तो उसी तरह हर बच्चे में, हर छात्र में, हर विद्यार्थी में, प्रत्येक बालक में एक जीवन की ऊंचाइयों की छूने की जो है आशा आकांक्षा होती है। बस उनका जो है पल्लवन, उनका जो है पालन पोषण सही ढंग से किया जाए, उनको जो है एक सानिध्य जो मिले वो अच्छा मिले। तो देखिए
अगर वे गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो, लेकिन कभी कभी अगर वो पतंग उड़ाते वक्त मस्ती में इतने खो जाते हैं कि अगर वो गिर जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, और छतों से गिर जाने के कारण अगर वो बच जाते हैं तो और ज़्यादा निडर हो जाते हैं। अब जो उनके अंदर भय था वो भय समाप्त हो जाता है, और ज़्यादा निडर होकर के सुनहले सूरज के सामने आते हैं, उगते हुए सूरज के सामने आते हैं, और दुगने जोश, दुगने उत्साह, दुगनी उमंग और आशा के साथ वो पतंग उड़ाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यानी ये पूरा का पूरा भाव कह रहा है कि उनकी जो चंचलता है या उनकी जो चपलता है वो पहले से बढ़ जाती है। अगर दुर्घटनावश बच्चा नीचे गिर जाता है और बच जाता है तो वो पहले से और ज़्यादा चंचल हो जाता है, पहले से और ज़्यादा चपल हो जाता है, उमंगे उसमें पहले से और ज़्यादा बढ़ जाती है, और मस्ती का भाव उसमें और बढ़ जाता है। कवि कहना चाह रहा है पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, अर्थात बच्चों में जो उमंग है, बच्चों की जो चंचलता है और पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा कवि ने पृथ्वी को तेज घूमते हुए उनके बेचैन पैरों के पास आना बताया है। तो ये इस प्रकार हमने इस पतंग कविता की सप्रसंग व्याख्या, इसका भावार्थ, इसका जो है हमने अनुवाद देखा और इसको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ ध्यान दें कि विशेष में क्या लिखेंगे, विशेष में क्या लिखेंगे, आपको लिखना है कि कवि ने शरद ऋतु में पतंग उड़ाने वाले बच्चों की चंचलता और चपलता का वर्णन किया है। बच्चे शरद ऋतु में कितने मस्त होकर के बिना होश हवास के पतंग उड़ा रहे हैं। कविता की भाषा सरल है, सहज है, स्पष्ट है और आसानी से अर्थ ग्रहण करने योग्य है। अगर शब्दावली की बात करें तो तत्सम शब्दों का भी प्रयोग है, तद्भव शब्दों का भी प्रयोग है और आम बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग है। कहीं कहीं उर्दू के शब्दों का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। आप अगर शब्द देखेंगे तो जैसे बेचैन, उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया। उपमा अलंकार का प्रयोग है, यहाँ पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग है, यहाँ पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग है। कहीं कहीं दो वर्ण अगर आ रहे हैं तो वहाँ आप अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि वहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने में बच्चों की जो है पतंग उड़ाते वक्त उनकी चंचलता का वर्णन है। कवि ने बहुत शानदार पतंगों का, बिंबों का, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाना, पृथ्वी का घूमते हुए बेचैन पैरों के पास आना, छतों के खतरनाक किनारे, और इसी प्रकार ये यहाँ आया देखिए डाल की तरह लचीला, ये सब बिंबों का सुंदर प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। तो बहुत अच्छे यहाँ जो है आलोक धनवा ने बिंबों का सुंदर प्रयोग करने की कोशिश की है। निश्चित रूप से ये कविता और इसका अनुवाद आपको पसंद आया होगा। अगले क्लास में हम पुनः एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको जो है लाइक ज़रूर कीजिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।